चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइबर अपराध के खिलाफ कन्वेंशन को अपनाया। कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने आम सहमति से अपनाया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने और समाजों को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। साइबर अपराध के खिलाफ कन्वेंशन को 2025 में हनोई यानी वियतनाम में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। यह कन्वेंशन 40 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के अनुसमर्थन के 90 दिन बाद लागू हो जाएगा। कन्वेंशन के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय कानून, इसमें सदस्य देशों को अपने लिए घरेलू कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे प्राधिकार के बिना सूचना और संचार प्रणालियों का उल्लंघन करना अवैध हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यह सदस्य देशों को संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों का पालन करते हुए साइबर अपराधों की जांच, साक्ष्य साझा करने तथा अभियोजन में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उचित सुरक्षा उपायों के तहत पर्सनल डेटा के हस्तांतरण की सुविधा के लिए देशों को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। बाल संरक्षण, तो इसमें देशों से बाल यौन शोषण सामग्री के उत्पादन, बिक्री, वितरण व प्रसारण को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। मानवाधिकार, तो पक्षकार राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि कन्वेंशन के तहत उनके दायित्वों का कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुरूप हो। महत्व जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर साइबर अपराध के खिलाफ समाज की रक्षा के लिए एक वैश्विक आपराधिक न्याय नीति स्थापित करेगा। यह कन्वेंशन विकासशील देशों को उनकी संप्रभु क्षमताओं का सम्मान करते हुए बढ़ती परिष्कृत साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 से 2034 दशक के लिए स्थलरूढ़ विकासशील देशों हेतु कार्यवाही कार्यक्रम अपनाया। तो यह कार्यक्रम वियना कार्यवाही कार्यक्रम 2014 से 2024 और अलमाटी कार्यवाही कार्यक्रम 2003 पर आधारित है। इन दोनों कार्यक्रमों ने स्थलरूढ़ विकासशील देशों LLDCS के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए एक आधार के रूप में काम किया है। 2024 से 2034 दशक के लिए कार्यवाही कार्यक्रम ने 5 प्राथमिकताओं की पहचान की है और इनके अंतर्गत अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार, जलवायु लचीलेपन का निर्माण, क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण को बढ़ाना, नवाचार और संरचनात्मक परिवर्तन के माध्यम से सतत आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना और प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियां सुनिश्चित करना। ठीक है, बात करेंगे 2024 से 2034 दशक के लिए कार्यवाही कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्यों के विषय में। तो 2034 तक सभी क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता और रोजगार के अवसरों को 50% तक बढ़ाना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क आदि विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करना, 2034 तक मनमानी और अनुचित गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम या समाप्त करना और LLDCS के वैश्विक व्यापारिक निर्यात को दोगुना करना। सभी LLDCS में व्यापार सुविधा पर WTO समझौते का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का पूर्ण कार्यान्वयन करके LLDCS में आपदा जोखिम को कम करना। ठीक है, बात करेंगे स्थलरूढ़ विकासशील देश के विषय में। तो स्थलरूढ़ देश वे देश होते हैं जिनकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है, यानी जिनका कोई समुद्र तट नहीं होता। विश्व में कुल 32 LLDCS हैं। इनकी कुल जनसंख्या लगभग 570 मिलियन है। लिechtenstein और उज्बेकिस्तान दोहरे स्थलरूढ़ यानी अन्य स्थलरूढ़ देशों से घिरे हुए देश हैं। इनके समक्ष चुनौतियां जानते हैं। तो व्यापार में बाधाएं, LLDCS व्यापार के लिए परागमन देशों पर निर्भर है। इससे व्यापार लागत अधिक होती है, लॉजिस्टिक्स संबंधी देरी होती है और वैश्विक बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है। धीमी आर्थिक समृद्धि, तो सीमित व्यापार और निर्यात अवसर, कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि इसके लिए जिम्मेदार है। 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार LLDCS से वैश्विक व्यापारिक निर्यात कुल वैश्विक निर्यात का केवल 1.1% रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं। केंद्र ने दूरसंचार यानी संदेशों के विधि सम्मत अवरोधन हेतु प्रक्रियाएं और रक्षोपाय नियम 2024 अधिसूचित किए। तो केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 के नियम 419 और 419A को प्रतिस्थापित करेंगे। मुख्य नियमों पर एक नजर डालते हैं। अवरोधन आदेश जारी करने की शक्ति, सक्षम प्राधिकारी, तो इसमें केंद्र स्तर पर गृह सचिव और राज्य सरकार के स्तर पर गृह सचिव शामिल हैं।
साथ ही अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा आदेश कानून द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव पद के स्तर या उससे ऊंचे पद के अधिकारी भी जारी कर सकते हैं। अधिकृत एजेंसी, तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत की गई अन्य एजेंसी शामिल है। दूर दराज के क्षेत्रों या परिचालन आवश्यकताओं के मामले में केंद्रीय या राज्य स्तर की अधिकृत एजेंसी के प्रमुख या दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी आदेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवरोधन अवधि, तो आदेश 60 दिनों के लिए मान्य होंगे, जिन्हें अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अवरोधन से संबंधित दायित्व, तो अधिकृत एजेंसियों द्वारा 2 नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। ये अधिकारी अवरोधन आदेश को दूरसंचार विभाग या दूरसंचार सेवा प्रदाता के नोडल अधिकारी को भेजेंगे। रक्षोपाय समीक्षा समिति, तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय समीक्षा समिति और राज्य समीक्षा समितियां अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर 2 महीनों में अवरोधन आदेशों की समीक्षा करेगी। रिकॉर्ड को नष्ट करना, तो कार्यात्मक आवश्यकताओं या न्यायालय के निर्देशों के मामले के अलावा अवरोधन रिकॉर्ड को हर 6 माह में नष्ट कर दिया जाएगा। इन नियमों से जुड़ी मुख्य चिंताएं, अधिक विवेकाधिकार, तो अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए गए हैं लेकिन निगरानी सीमित है। न्यायिक या संसदीय निरीक्षण का अभाव, यह केवल कार्यकारी समीक्षा पर निर्भर है। और अवरोधन प्रणालियों के परीक्षण में छूट, तो इससे सरकार द्वारा अनियंत्रित निगरानी की संभावना बढ़ सकती है। ठीक, अब देखते हैं अवरोधन की शक्ति पर न्यायिक निर्णय। तो दूरसंचार अधिनियम 2023 सार्वजनिक आपातकाल या जन सुरक्षा के हित में सरकार कुछ आधारों पर संदेशों को अवरोधित कर सकती है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ और अन्यवाद 1996। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सुरक्षा का अर्थ खतरे या जोखिम से मुक्त स्थिति या दशा है। जब तक आम जनता के समक्ष इन दोनों में से कोई भी स्थिति मौजूद ना हो तो टेलीफोन टैपिंग का सहारा नहीं लिया जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अवरोधन की अनुमति के आधार। तो भारत की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा, राज्य की रक्षा और सुरक्षा, देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, लोक व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों की रोकथाम आदि। ठीक है, अब बात करेंगे आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक उपयोग पर एक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारीपूर्ण और नैतिक सक्षमता के लिए एक फ्रेमवर्क विकसित करने हेतु 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य हैं। समिति वित्तीय सेवाओं में एआई को अपनाने के वर्तमान स्तर का आकलन करने, एआई से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करने आदि के लिए एक फ्रेमवर्क की सिफारिश करेगी। वित्तीय सेवाओं में एआई के लाभ जानते हैं। तो परिचालन दक्षता, एआई की मदद से दोहराए जाने वाले और समय लेने वाले कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है। इससे वित्तीय संस्थान बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से और सटीक रूप से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऋण आवेदन की प्रक्रिया। नेक्स्ट, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि। तो एआई डेटा का विश्लेषण करके बाजार के रुझानों और संभावित जोखिमों का पूर्वानुमान लगा सकता है। इससे अधिक परिष्कृत वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग। ग्राहक संबंध, तो कई वित्तीय संस्थान 24/7 एआई संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट को लागू करके ग्राहक इंटरेक्शन को बेहतर बनाने के लिए एआई का लाभ उठा रहे हैं। बेहतर जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाने की पारंपरिक प्रतिक्रियाशील पद्धति के विपरीत धोखाधड़ी होने से पहले उसे रोकने के लिए एआई का उपयोग किया जाता है। चिंताएं देखते हैं। अंतर्निहित पूर्वाग्रह, तो एआई मॉडल उन डेटा सेट्स पर आधारित होते हैं जिनसे उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। यदि इन डेटा सेट्स में पूर्वाग्रहपूर्ण या भेदभावपूर्ण पैटर्न है तो एआई इन पूर्वाग्रहों को पुनः उत्पन्न कर सकता है या बढ़ा सकता है, जिससे वित्तीय अपवर्जन हो सकता है। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, तो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन हो सकता है। अन्य है असंगत एआई प्रतिक्रियाएं, साइबर हमलों का जोखिम बढ़ाना आदि। ठीक है, अब बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2023-24 जारी की। तो आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत अपनी यह वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति, तो ऋण वितरण में वृद्धि और लाभप्रदता। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने लगातार छठे वर्ष बेहतर लाभ अर्जित किया है। परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, सितंबर 2024 में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति घटकर 2.5% रह गई थी। यह पिछले 13 वर्षों में सबसे कम एनपीए स्तर है। पूंजी प्रतिधारण में सुधार, सितंबर 2024 में जोखिम भारित अस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 16.8% था। यह विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है। आरबीआई ने बैंकों के लिए न्यूनतम 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना अनिवार्य किया हुआ है। हालांकि
BASEL थर्ड मानदंडों में न्यूनतम 8% का CRAR ही बनाए रखना आवश्यक किया गया है। CRAR को पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी कहा जाता है। यह किसी बैंक के जोखिम वाले ऋण की तुलना में उसके पास उपलब्ध पूंजी या नेटवर्थ का अनुपात है। शहरी सहकारी बैंकों की स्थिति, तो इनकी संयुक्त बैलेंस शीट का विस्तार हुआ है। साथ ही लगातार तीसरे वर्ष इनकी परिसंपत्ति की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, इनके ऋण वितरण में 2.5 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर 2024 तक इनका सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात कम होकर 3.4% रहा है। तकनीकी प्रगति, तो बैंकों ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI और ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क OCEN जैसे नए प्लेटफॉर्म्स अपनाए हैं। इनका उद्देश्य अधिक लघु व्यवसाय और व्यक्तियों को ऋण देना है। वित्तीय समावेशन, तो आगामी राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025 से 30 नई चुनौतियों का समाधान करते हुए वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगी। रिपोर्ट में रेखांकित मुख्य चिंताएं देखते हैं। तो रिपोर्ट में बैंकिंग में बढ़ती धोखाधड़ी के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। अप्रैल सितंबर 2024 के दौरान कुल 21,367 करोड़ रुपए मूल्य की धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की 2,623 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से बहुत अधिक है। बैंकिंग में बढ़ती धोखाधड़ी से बैंकों की प्रतिष्ठा, संचालन और वित्तीय स्थिरता के समक्ष खतरा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध को मंजूरी दी। तो चीन ने तिब्बत के मेडोक क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े बांध और दुनिया की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता चीन के थ्री गॉर्जेस बांध से 3 गुना अधिक है। थ्री गॉर्जेस बांध वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। यह मध्य चीन में स्थित है। इस परियोजना के विषय में जानते हैं। तो इस बांध का निर्माण यारलुंग तसंगपो नदी के निचले अपवाह में हिमालय पर्वत श्रेणी में एक विशाल घाटी में किया जाना है। इस स्थान पर यह नदी यू-टर्न लेते हुए आगे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बती भाषा में यारलुंग तसंगपो या जंगबो नदी कहा जाता है। परियोजना का घोषित उद्देश्य है, तो चीन के अनुसार इस परियोजना के उद्देश्य चीन के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और तिब्बत में रोजगार के अवसर पैदा करना है। बांध निर्माण से जुड़ी चिंताएं, तो इंजीनियरिंग संबंधी चुनौतियां जानते हैं पहले। तिब्बती पठार पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं क्योंकि यह टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर स्थित है। गौरतलब है कि तिब्बती पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। पर्यावरण पर प्रभाव, इस बांध के निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इस नदी का आगे का जल प्रवाह भी प्रभावित होगा और इसके मार्ग में बदलाव हो सकते हैं। इससे कृषि और जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। भू राजनीतिक जोखिम, भारत और बांग्लादेश को डर है कि चीन इस बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के जल का अपने भू राजनीतिक हितों के साधन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान वे अतिरिक्त जल छोड़ सकते हैं और इससे भारत और बांग्लादेश में बाढ़ आ सकती है। नदी जल से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए उपाय, तो ज्ञातव्य है कि चीन और भारत ने दोनों देशों में बहने वाली यानी सीमा पार नदियों के प्रवाह से जुड़ी चिंताओं को हल करने के लिए 2006 में विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की स्थापना की थी। इस व्यवस्था के तहत चीन बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों पर हाइड्रोलॉजिकल यानी जल के प्रवाह से संबंधित डेटा प्रदान करता है। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत बांध बना रहा है। ठीक है, ये बात की हमने नदी जल से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए उपाय के संबंध में। बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है अधीनस्थ विधान यानी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। हाल ही में डाकघर अधिनियम 2023 के तहत 2 अधीनस्थ विधानों को अधिसूचित किया गया। इनमें डाकघर नियम 2024 और डाकघर विनियम 2024 शामिल है। इसके विषय में जानते हैं। अधीनस्थ विधान वास्तव में विधायिका के अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा बनाया गया कानून है। इस तरह के विधान या कानून को विधायिका द्वारा सौंपी गई शक्तियों के दायरे में रहते हुए बनाया जाना होता है, इसलिए इसे प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या अधीनस्थ विधान कहा जाता है। अधीनस्थ विधान समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। यह समिति सुनिश्चित करती है कि कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक और विधायी सीमाओं के दायरे में रहकर किया जाए। ठीक, बात करते हैं विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के विषय में। तो हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस पहल के विषय में देखते हैं। तो उद्देश्य है इसका पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना और उन्हें योग्य बनाना है। इसके तहत पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों व अधिकारियों को प्रभावी अभिशासन हेतु और भागीदारी आधारित योजना बनाने के लिए आवश्यक साधन एवं ज्ञान प्रदान किए जाएंगे।
यह पहल प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शुरू की गई है। यह कार्यक्रम विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के विषय में। तो हाल ही में NRAA ने वर्षा सिंचित क्षेत्रों पर नीतिगत चर्चा के लिए कार्यशाला आयोजित की थी। वर्षा सिंचित क्षेत्र भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 51% हिस्सा है। देश का 40% खाद्य उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इसके विषय में जानते हैं। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। स्थापना इसकी 2006 में हुई थी और यह शुष्क भूमि और वर्षा सिंचित कृषि विकास के लिए एक विशेषज्ञ संस्था है। मुख्य कार्य क्या है इसके? तो वर्षा सिंचित संधारणीय खेती के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना और कृषि और बंजर भूमि विकास से संबंधित कार्यक्रमों में समन्वय व तालमेल सुनिश्चित करना आदि। ठीक है, अब बात करेंगे वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास साझेदारी के विषय में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और GARDP ने निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक की कमी को दूर करने के लिए नीति व विनियामक उपायों पर संयुक्त रिपोर्ट जारी की। इसके विषय में जानते हैं। इसकी स्थापना 2016 में WHO और ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव द्वारा की गई थी। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसे 2018 में स्विट्जरलैंड के फाउंडेशन के रूप में वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका उद्देश्य है WHO एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना 2015 का क्रियान्वयन करना है। भूमिका की बात करें तो यह संस्था भविष्य की पीढ़ियों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं को सुरक्षित बनाने हेतु सार्वजनिक, निजी और गैर लाभकारी क्षेत्रों के साथ कार्य करती है। GARDP रणनीति 2024 से 2028 यह वैश्विक स्तर पर आवश्यक एंटीबायोटिक उपचारों के विकास और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देती है। ठीक है, अब बात करेंगे आर्सेनिक प्रदूषण के विषय में। तो पटना स्थित कैंसर अनुसंधान केंद्र ने बिहार के 11 जिलों में चावल और गेहूं जैसे मुख्य अनाजों में आर्सेनिक का उच्च स्तर पाया है। भूजल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा की वजह से अनाजों में भी इस धातु का अधिक स्तर पाया गया है। इसके विषय में जानते हैं। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो यह पारदर्शी, गंधहीन और विषाक्त धातु है। जिम्मेदार कारक कौन से हैं? प्राकृतिक, तो विगत 50 वर्षों से गंगा नदी के मार्ग में परिवर्तन से ऐसे क्षेत्र बने हैं जहां ऊंचाई और गहराई वाली जगहों के बीच आर्सेनिक का जमाव होता रहा है। मानव जनित गतिविधियां, तो खनन और अत्यधिक भूजल दोहन की वजह से आर्सेनिक प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। आर्सेनिक प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव, त्वचा केराटिनाइजेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, आर्सेनिकोसिस और हाइपर केराटोसिस का खतरा बढ़ जाता है। कई अध्ययनों से यह भी पता चला है कि अत्यधिक भूजल निकासी की वजह से मृदा में आर्सेनिक और फ्लोराइड का स्तर बढ़ गया है। ठीक है, अब बात करेंगे जिज्ञासा कार्यक्रम के विषय में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक योग्यता मूल्यांकन अभ्यास का आयोजन किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS के सहयोग से CSIR ने शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों के लिए प्रयोगशालाओं में अनुसंधान आधारित व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से कक्षा में लर्निंग को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में जिज्ञासा और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम के तहत गतिविधियों में छात्र आवासीय कार्यक्रम, प्रयोगशाला दौरे, ऑन-साइट प्रयोग, विज्ञान क्लब और टिंकरिंग प्रयोगशालाएं आदि शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वीर बाल दिवस के विषय में। तो 26 दिसंबर को देश भर में वीर बाल दिवस मनाया गया था। यह दिवस 2022 में हर साल 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। यह दिवस 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्रों को श्रद्धांजलि देकर मनाया जाता है, जिसमें शहीद साहिबजादा बाबा जोरवार सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह है। ठीक है, इन दोनों को मुगल सेना ने आनंदपुर किले में पकड़ लिया था और 26 दिसंबर 1705 में शहीद कर दिया गया था। ध्यातव्य है कि भारत सरकार 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्रदान करती है। ठीक है, बात करते हैं पनामा नहर के विषय में। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण फिर से लागू करने की धमकी दी। इसके विषय में जानते हैं पनामा नहर के। तो यह 82 किलोमीटर यानी 51 मील लंबा कृत्रिम जलमार्ग है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर यानी कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से और उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। नहर में जहाजों का परिवहन गैटून झील के माध्यम से होता है। महत्व देखते हैं। यह विश्व के 2 सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है। दूसरा महत्वपूर्ण रणनीतिक कृत्रिम जलमार्ग स्वेज नहर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाजों की यात्रा को 8000 मील यानी लगभग 22 दिन तक कम कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा ग्रीनलैंड, राजधानी है इसकी नुउक। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा व्यक्त की। ग्रीनलैंड के विषय में जानते हैं। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है।
ग्रीनलैंड का 2/3 हिस्सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में आर्कटिक वृत्त के भीतर स्थित है। आसपास के देश या कनाडा के एलेसमेरे द्वीप के उत्तर में केवल 16 मील की दूरी पर एक पृथक द्वीप है। इसका निकटतम यूरोपीय देश आइसलैंड है। भौगोलिक विशेषताएं। इसकी प्रमुख भौतिक विशेषता कि इसकी विशाल हिम चादर है। अंटार्कटिका के बाद विश्व में सर्वाधिक हिम चादर ग्रीनलैंड में है। प्रमुख नदियां वॉटसन, जैकेनबर्ग, अकूलिया, रूसिया, सुर्कुआ आदि। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट गन्योन फील्ड। उत्तर पूर्वी ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ग्रीनलैंड वासियों को गर्मियों में 24 घंटे धूप मिलती है। ठीक है, बात की हमने ग्रीनलैंड के विषय में। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा की और विश्लेषण किया। ठीक है, तो अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।